नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम इकाई 5 जो कि केस स्टडी से संबंधित है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम इकाई 5 के पाठ्यक्रम की ओर नज़र डालें तो यहाँ पर एक ही लाइन लिखी हुई है कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित। इसका आशय यह हमने समझा था कि 1 से 4 यूनिट में हमने जो भी पढ़ा है उसी से संबंधित ये केस स्टडीज़ भी पूछी जाएगी। इसका मतलब ये है कि यह हमारे पाठ्यक्रम का एक अप्लाइड या प्रैक्टिकल फॉर्म है। यानी अभी तक हमने जो भी पढ़ा है जैसे मनोवृत्ति, अभिक्षमता, सांवेगिक बुद्धि, नीति शास्त्र, लोक सेवकों के मूल्य, लोक सेवकों के दायित्व क्या हैं, तो इन सब का एक व्यवहारिक पक्ष ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको एक प्रकरण दिया जाएगा, एक मामला दिया जाएगा और उसमें कुछ समस्याएं आपको चित्रित की जाएंगी और उन समस्याओं का समाधान आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप लोक सेवक होते तो आप क्या करते, किस प्रकार से इस समस्या का निदान करते। तो इस प्रकार से केस स्टडीज़ को हमें पढ़ना है। अब हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम केस स्टडीज़ क्या होती है इसकी एक समझ बनाएंगे। दूसरा, केस स्टडीज़ की एक रूपरेखा समझेंगे कि हमें जब प्रश्न में केस स्टडीज़ को हल करना होगा तो एक पैटर्न क्या होगा, क्या एक रूपरेखा होगी। तीसरा, विगत वर्षों में वर्ष 2014 से 2019 तक जो भी केस स्टडीज़ पूछी गई हैं उन्हें हल करने का भी एक प्रयास करेंगे। अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ्यक्रम में कितनी केस स्टडीज़ पूछी जाएंगी, कितने अंकों की होगी और शब्द सीमा क्या रहने वाली है। तो जब हमने क्लास 1 पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी तो उस समय हमने इस बात की भी समझ बनाने की कोशिश की थी कि इकाई 5 जो कि केस स्टडीज से संबंधित है उसमें 2 केस स्टडीज़ पूछी जानी है और वो 40 अंकों की होगी। वहीं एक केस स्टडीज़ के लिए शब्द सीमा 500 निर्धारित की गई थी। जैसा कि अभी हमने समझा कि केस स्टडीज़ का मतलब है कि आपको एक प्रकरण दिया जाएगा और उस प्रकरण में कुछ समस्याओं को चिन्हित किया जाएगा और उन समस्याओं के निराकरण में आपका निर्णय परीक्षण किया जाएगा। तो आयोग ने इस प्रश्न पत्र को इसीलिए रखा है कि सिविल सेवक बनने से पहले आपके अंदर निर्णय करने की क्षमता विकसित की जा सके। तो हमने इसमें यही समझा था कि अभी तक 1 से 4 यूनिट में हमने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, उसी को यहाँ पर व्यवहारात्मक रूप में हमें प्रयोग करके इन प्रकरणों को हल करना है। आयोग भी आपसे यही चाह रहा है कि आप पहले ही उन मूलों को आत्मसात कर लें जिन्हें आप सिविल सेवा में या सिविल सेवक के रूप में आप उनको आत्मसात करने वाले हैं। अब हम सिविल सेवकों के सार्वभौमिक मूल्यों को समझ लेते हैं कि एक प्रशासन में सिविल सेवक को किस प्रकार कार्य करना चाहिए। हमने पढ़ा था कि एक सिविल सेवक को सत्यनिष्ठ होकर कार्य करना चाहिए। कहने का आशय है कि एक सिविल सेवक को भय एवं दबाव की स्थिति से रहित होकर व्यापक सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए। दूसरा मूल्य है कि उसे ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए और उसे भ्रष्ट गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। तीसरा है कि एक लोक सेवक को निष्पक्षता के आधार पर कार्य करना चाहिए, उसे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, कानून एवं संविधान के दायरे में रहकर अपने उच्चाधिकारी के निर्देशों का पालन करना चाहिए, उसे लोक सेवा के प्रति समर्पित होकर व्यापक सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए, उसे अपने निर्णयों एवं कार्यवाहियों में वस्तुनिष्ठता का मूल्य समाहित करना चाहिए। कहने का आशय है कि उसके निर्णयों में तथ्यों एवं तर्कों का समावेशन हो, पसंद या नापसंद उसके निर्णयों का आधार नहीं होना चाहिए। उसे राजनीतिक दबाव से रहित होकर निडर होकर अपने निर्णय लेने चाहिए। उसके अंतर्गत सहिष्णुता, करुणा, संवेदना के मूल्य होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और 5 सार्वभौमिक मूल्यों की बात कर लेते हैं जो लगभग सभी धर्मों में निहित हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, सदाचरण, प्रेम और शांति। अभी तक हमने सिविल सेवा या सिविल सेवकों के मूल्यों को समझा और हमने विगत जो इकाइयाँ पढ़ी हैं उसमें एक सिविल सेवा के दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, उनको भी पढ़ा था। तो उसको एक नज़र में अब हम देख लेते हैं कि सिविल सेवकों के क्या कर्तव्य और दायित्व हैं। जैसा कि हमने बताया था कि उसे सिविल सेवा के मूल्यों का पालन करना चाहिए। सिविल सेवा के मूल्य क्या है? सत्यनिष्ठा, ईमानदारी,
उसे अपने कार्य व्यवहार में व्यापक सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिए और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कृत्य करने चाहिए। उसे समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ही रखा गया है, तो उसका दायित्व है कि वो समस्याओं का तीव्र एवं प्रभावी निराकरण करे और समाज, लोग, अपने अधीनस्थों को सही गलत का बोध कराने की भी जिम्मेदारी उसी की होती है। और आगे चलते हैं। सिविल सेवा का अगला दायित्व है कि समाज या प्रशासन में उचित अनुचित कर्म के परिणामों का बोध कराना एक लोक सेवक की जिम्मेदारी मानी जाती है। एक लोक सेवक को अपनी कार्यवाहियों में नैतिक व कानूनी दोनों पक्षों का ध्यान रखकर कार्य करना चाहिए, ताकि कानून के शासन का पालन भी हो और मानवीयता भी बनी रहे। तभी जनता का प्रशासन में सहयोग बढ़ेगा और उसका विश्वास भी बढ़ेगा। उसे अपनी कार्यप्रणाली में व्यवहारिकता के साथ साथ आदर्श रूप भी प्रस्तुत करना चाहिए। अगली बात है कि समस्याओं के समाधान या शिकायतों के निवारण के क्रम में पहले उसे अनौपचारिक तरीके जैसे समझाना बुझाना अर्थात मानवीयता से समस्या को हल करने के प्रयास करने चाहिए। इसके बाद उसे संवैधानिक या कानूनी पक्षों का सहारा लेना चाहिए। और आगे चलते हैं और समझते हैं कि एक लोक सेवक को निर्णय लेते समय या समस्या समाधान के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि सक्रिय श्रवण की भूमिका, अर्थात मूल समस्या की पहचान करना, उसकी गंभीरता को समझना। यहीं पर नैतिक मुद्दों की पहचान की जाती है और संबंधित हितधारकों की भी पहचान की जाती है। जब हमने मूल समस्या की पहचान कर ली तो समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे। अगली बात है समस्या समाधान के क्रम में साक्ष्य या सूचना का एकत्रीकरण करना, समस्या समाधान के विभिन्न विकल्पों की खोज करना जो तात्कालिक और दीर्घकालिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जो भी विकल्प का चयन किया जाएगा वो विधिक और नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने चाहिए। अगली बात है कि समस्या समाधान के हम विकल्पों को प्राथमिकता देंगे और जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा उसे वरीयता देंगे, अर्थात वही विकल्प हम चयन करेंगे। और जब हमने श्रेष्ठ विकल्प को चुन लिया तो यही हमारा निर्णय हो गया। और आगे चलते हैं। जब हमने निर्णय ले लिया तो निर्णय को प्रभावी रूप से लागू करेंगे। निर्णय को प्रभावी रूप से लागू करने के ही क्रम में हम निर्णय का मूल्यांकन करेंगे कि जनमानस पर इसके कैसे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं। निर्णय को लागू करने में ही हमें एक चीज़ और पता चल जाती है कि कौन से लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। तो कानून के उल्लंघन की स्थिति में हम दंड का भी प्रावधान करेंगे और जब कानून के पालन की स्थिति है तो उसे और प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को पुरस्कृत भी करेंगे। तो इस प्रकार से एक लोक सेवक के रूप में जब समस्या का समाधान करना होगा, निर्णय लेना होगा, तो हम इन पहलुओं को अपने क्रम में लाएंगे। अब हम एक चीज़ और समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर प्रकरण में जो भी समस्याएं इंगित की जाएंगी वो लोक सेवकों के नैतिक द्वंद्व से संबंधित होंगी, उनके कार्य व्यवहार में एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करेंगी, तभी वो निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो जैसा कि हमने नैतिक दुविधा के बारे में पढ़ा था कि नैतिक दुविधा से ऐसा है कि जब लोक सेवक जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेते हैं और यह नैतिक व्यवहार के अंतर विरोध की समस्या को इंगित करता है। जब लोक सेवक निर्णय लेता है तो निर्णय लेते समय दो या दो से अधिक विकल्पों की उपस्थिति होगी और किसी एक विकल्प का चयन ही द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करेगा। जैसा कि हमने समझा था कि एक विकल्प का चयन करने पर अन्य विकल्पों में जो निहित मूल्य हैं उनसे जो विमुखता है वही द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करती है। और ये द्वंद्व की स्थिति हमेशा नैतिक पक्षों से संबंधित होती है। इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जैसे व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित। तो एक लोक सेवक को हमने कहा है कि उसे व्यापक सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए। हो सकता है कि जब वो व्यापक सार्वजनिक हित में कार्य करता है तो उसे खुद की जान का खतरा हो जाए, उसके परिवार को जान का खतरा हो जाए। तो यही एक नैतिक द्वंद्व की स्थिति है कि वो व्यक्तिगत हितों को वरीयता दे या सार्वजनिक हितों को वरीयता दे। अगली बात है उपहार बनाम सेवा। आज सबसे बड़ा नैतिक द्वंद्व का विषय है। सरकार निजीकरण की ओर बढ़े या राष्ट्रीयकरण के प्रयास करे, ये भी एक नैतिक द्वंद्व की स्थिति है। सरकार अपने
कानूनी मानदंडों के अनुसार चले या सामाजिक नैतिकता को भी ध्यान दे। सरकार में राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए और बाजार की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर भी नैतिक द्वंद्व की स्थिति है। एक लोक सेवक को राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर कार्य करना चाहिए या संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध होकर कार्य करना चाहिए, ये भी एक नैतिक द्वंद्व का विषय है। आगे, सरकार आर्थिक मूल्यों को महत्व दे या सामाजिक मूल्यों को महत्व दे, इन पर भी एक द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। लोक सेवक बनाम राजनीतिक सेवक, आज हम देखते हैं कि इनके बीच टकराव की एक स्थिति है। लोक संबंध बनाम निजी संबंध, ये भी नैतिक द्वंद्व का एक विषय है। एक लोक सेवक को विधि या कानून से प्रतिबद्ध होकर कार्य करना चाहिए या आपदा जैसी स्थिति में उसे अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसे पदी कर्तव्यों के निर्वहन पर बल देना चाहिए या संबंधों की घनिष्ठता पर कुछ उदारता दिखानी चाहिए। एक लोक सेवक की नेतृत्व क्षमता और विभिन्न हितधारकों में सामंजस्य की स्थापना में नैतिक द्वंद्व की स्थिति दिखाई देती है। और जो सबसे लोकप्रिय नैतिक द्वंद्व है, आर्थिक क्षति या असुविधा बनाम सुविधा या घूस। इसकी चर्चा लोक सेवकों के संबंध में, राजनीतिक सेवकों के संबंध में ज़्यादा रहती है। अब हम केस स्टडीज़ का समाधान करते समय लोक सेवकों द्वारा की गई कार्यवाही या निर्णयों के संदर्भ में समझ लेते हैं कि उसके निर्णय के आधार क्या होने चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि उसके निर्णय विधि या कानून सम्मत होना चाहिए, यानी वो जो भी निर्णय लेता है वो विधि या कानून के ही अनुसार होना चाहिए। सरकारी नीतियों के अनुसार ही उसके निर्णय होने चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि एक लोक सेवक की जो आचरण संहिता, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि उसके जो निर्णय हैं वो सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले नहीं होने चाहिए। फिर हमने बात की थी कि दोनों पक्षों को वरीयता देना महत्वपूर्ण है, जिसमें कानूनी मानदंड हो और नैतिक मानदंड दोनों हो, अर्थात मानवीयता का पक्ष भी इसमें समाहित किया गया है। तभी लोगों का जन विश्वास बढ़ेगा, जन भागीदारी बढ़ेगी। हमने एक और बात की थी कि तात्कालिक के साथ साथ दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाले उसके निर्णय होने चाहिए, तभी भविष्य में अन्य के लिए वो मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। एक लोक सेवक को सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने में कार्य करना चाहिए। सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जन विश्वास, जन भागीदारी में बढ़ोतरी के प्रयास करने चाहिए, यानी उसके निर्णय ऐसे हों कि जन भागीदारी, जन सहयोग बढ़े। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि उसे व्यापक सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए, तभी लोकतंत्र और समाज की आकांक्षाओं को साकारित किया जा सकेगा। अब किसी भी समस्या के समाधान में अगर कुछ आरोपी उसे मिलते हैं या कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जिनके आधार पर आरोपियों का निर्धारण होता है, तो उसकी क्या कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले तो वो प्रकरण का स्वयं सत्यापन करेगा। उसके बाद अगर आरोपी उसे मिलते हैं तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। फिर मामले की जांच करके मुकदमा दर्ज करेगा। कमेटी का निर्माण भी वो कर सकता है। और अगर वाकई भूल पाई गई है किसी अधीनस्थ की या किसी की भी, तो वहाँ पर पहले तो वो मानवीयता के साथ व्यवहार करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर भय या दबाव की स्थिति में उसके अधीनस्थ के द्वारा कार्य किया गया है तो वहाँ पर भूल माफ़ की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर अगर कोई कृत्य किया गया है तो वहाँ पर दंडात्मक अनुशासनिक कार्यवाही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि हमने यहाँ भी बताया है कि व्यक्ति के कार्य की परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं। यह जानना कि किन परिस्थितियों में उसने कार्य किया। अगर उसने भय या दबाव की स्थिति में कार्य किया है तो हमने पहले भी कहा है कि ये नीति शास्त्र के अंतर्गत आता ही नहीं। किसी भी व्यक्ति के आचरण का मूल्यांकन नीति शास्त्र के अंतर्गत तभी आएगा जब वह किसी भी कृत्य को सोच समझकर जानबूझकर करेगा। तो यहाँ पर हमने यही बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति के कार्य की परिस्थितियाँ बाध्यकारी थी या अनुकूल, उसी के अनुसार कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में खुद को रखकर देखने से ही बेहतर आकलन संभव हो पाता है। अतः यदि निर्णयकर्ता ने भय या दबाव में मानवीय भूल की है तो उसे सुधार का एक अवसर जरूर देना चाहिए। यदि सुधार की संभावना कम हो और कृत्य की पुनरावृत्ति हो रही हो तभी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए, जो कि विधि के अनुसार होनी चाहिए। अब हम एक केस या प्रकरण को उठाते हैं, उसे पढ़ेंगे और
इसे किस प्रकार से हमें हल करना है, इसके एक पैटर्न को लेकर हम चर्चा करेंगे। और जब भी हम केस स्टडी हल करेंगे तो लगभग इसी पैटर्न को हर बार फॉलो करेंगे। तो चलते हैं और प्रकरण को पढ़ते हैं। आप किसी जिले में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के रूप में पदस्थ हैं। आपने जिले में एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्त ज़्यादातर डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं। वे शहरों में रहकर निजी प्रैक्टिस करते हैं। पूरे माह के दरमियान सिर्फ 1 या 2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर जाते हैं। ऐसे में गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना पड़ता है, जहां प्राइवेट क्लिनिक में एक मोटी रकम देनी पड़ती है। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे आपके समक्ष क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि आप जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जो भी आप विकल्प खोजते हैं उनका मूल्यांकन करना है और बताना है कि आप कौन सा विकल्प का चुनाव करेंगे और क्यों करेंगे। तो इस प्रकार से ये स्वास्थ्य विभाग की समस्या से संबंधित एक प्रकरण है। तो अब हम इसमें ये समझ लेते हैं कि हमें किसी भी केस स्टडी को हल करने में किस रूपरेखा को अपनाना है, एक क्या पैटर्न लेकर चलना है कि हमारी जो केस स्टडी है उसका समाधान है एक प्रभावी रूप में प्रस्तुत हो सके। अब हम केस स्टडी को हल करने की एक रूपरेखा देख लेते हैं कि जो अभी हमने प्रकरण या केस को पढ़ा तो उसका एक समाधान किस प्रकार से दिया जा सकता था। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रकरण का समाधान देंगे तो उसमें एक भूमिका लिखेंगे। दूसरी बात होगी कि उसमें हम पक्षकारों को बताएंगे कि कौन कौन से पक्षकार या हितधारक उसमें सम्मिलित हैं। फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और इसके बाद में हम निष्कर्ष देने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारी भूमिका होगी, भूमिका में हम समस्याओं को इंगित करेंगे कि हमारा प्रकरण या मामला किन समस्याओं से संबंधित है। जैसे यहाँ पर आप स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हैं और जब आपने सर्वेक्षण कराया तो पाया कि जो जिले में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनकी क्या स्थिति है। जैसे डॉक्टर्स जहाँ पर उनकी नियुक्ति है वहाँ सप्ताह में 1-2 बार जाते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं, तो पदीय कर्तव्यों की अवहेलना संबंधी समस्या आपको दिखाई देती है। फिर निजी प्रैक्टिस करने का मतलब यह है कि सार्वजनिक हितों की बजाय वो व्यक्तिगत हितों को वरीयता दे रहे हैं। सम्यक आजीव की समस्या आपको दिखाई देती है, जहाँ पर पद की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक अर्जन करने की समस्या आपको दिखाई दे रही है। फिर सुशासन में बाधा इसमें समझ में आ रही है कि ग्रामीणों को गांव से दूर शहर जाना पड़ रहा है एक सामान्य इलाज के लिए, सामान्य रोगों के इलाज के लिए, और वहां पर उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो एक तो उन्हें असुविधा हो रही है, उनको आर्थिक क्षति भी हो रही है, और हो सकता है कि कभी इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो गोल्डन आवर में जो इलाज है उसकी सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भूमिका देने की कोशिश करेंगे। फिर हमने अगली बात कही है कि हम इसमें बताएंगे कि कौन कौन से इस प्रकरण में हितधारक है, तो जैसे और हितधारकों से संबंधित क्या नैतिक मुद्दे हैं उन्हें भी बताने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें मुख्यतः 3 प्रकार के हितधारक दिखाई देते हैं। एक तो आप स्वयं या मैं स्वयं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के रूप में, दूसरे डॉक्टर्स हो गए आपके अधीनस्थ, और तीसरे गांव के लोग हो गए। तो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के रूप में जो संबंधित नैतिक मुद्दे हैं, जैसे नेतृत्व क्षमता का, क्योंकि आपके पास जिले के स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियां हैं। फिर विभिन्न हितधारकों में सामंजस्य स्थापित करना, डॉक्टर्स है, गांव के लोग हैं, इनके बीच एक सामंजस्य की स्थिति कि गांव के लोगों का प्रशासन में, देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में विश्वास भी बना रहे। और डॉक्टर्स का मतलब ये है कि वे अपने पदीय कर्तव्यों के अनुसार कार्य करें, व्यक्तिगत हितों की बजाय सार्वजनिक हितों को वैल्यू दें। तो इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करने की जो एक जिम्मेदारी है वो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के रूप में आप में है। दूसरे जो हितधारक हैं वो हैं डॉक्टर्स हमने देखा कि इनसे संबंधित नैतिक मुद्दे क्या है कि ये संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि पदीय कर्तव्य की अवहेलना कर रहे हैं। फिर परानुभूति की समस्या है इनमें,
वे ये नहीं समझ रहे हैं कि गांव वालों को आर्थिक क्षति भी हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं। अगले हितधारक गांव के लोग हैं जिन्हें असुविधा हो रही है, आर्थिक क्षति हो रही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को खतरा भी हो रहा है। तो इस प्रकार से दूसरे स्टेप में हमें संबंधित पक्षकार और उनसे संबंधित नैतिक मुद्दों की चर्चा कर देनी है। अब केस के समाधान या उसे हल करने के क्रम में हमारा तीसरा कदम होगा कि हम जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दे दें। जैसे यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ये 2 प्रश्न हैं कि आप जैसे जिला के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हैं तो आपके समक्ष क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए और बताइए कि आप कौन से विकल्प का चुनाव करेंगे और क्यों करेंगे। तो इस प्रकार से हम तीसरे स्टेप में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दे देंगे। और जैसा कि हमने बताया कि हमारा चौथा स्टेप होगा कि हम निष्कर्ष जरूर देंगे। हमारा निष्कर्ष महापुरुषों, समाज सुधारकों के द्वारा कहे गए कथनों से संबंधित हो सकता है। हमारा निष्कर्ष सकारात्मक और भविष्योन्मुखी हो सकता है, जो अन्य के लिए एक सीख हो, आदर्श हो। हम निष्कर्ष में सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक पैटर्न को, एक रूपरेखा को जाना कि किस प्रकार से हम केस स्टडी को अप्रोच करेंगे। फिर हमने जिस केस या प्रकरण का अध्ययन किया, अब हम उसके समाधान को भी देख लेते हैं कि एक मॉडल उत्तर क्या हो सकता था। हालांकि इसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले हम भूमिका को लिखेंगे, तो हमने भूमिका दी है कि उपरोक्त मामले का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यह मामला व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित के मध्य संघर्ष, पदीय कर्तव्यों की अवहेलना, सत्यनिष्ठा के अभाव, सम्यक आजीव एवं भौतिकवादी लालसा, सुशासन आदि से संबंधित है। इसे हम समझते हैं कि जैसे अब प्रकरण की तरफ भी चलते हैं और वहीं से समझते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, तो यही पदीय कर्तव्य की अवहेलना हो गई कि पद और स्थिति के अनुसार उन्हें जो दायित्व मिले हैं उनका निर्वहन ये नहीं कर रहे हैं। फिर अगली बात है कि वो निजी प्रैक्टिस करते हैं। तो निजी प्रैक्टिस करने का मतलब है कि वो सार्वजनिक हितों की बजाय व्यक्तिगत हितों को वरीयता दे रहे हैं। ठीक है, पूरे माह के दरमियान सिर्फ 1-2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर जाते हैं, तो ये क्या है, पद के कर्तव्यों की अवहेलना ही है। फिर हमने और चीज बताया कि सुशासन के मार्ग में बाधा। तो सुशासन के मार्ग में बाधा कैसे है कि गांव के लोग जो हैं साधारण इलाज के लिए भी शहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें असुविधा हो रही है। फिर प्राइवेट क्लिनिक में एक मोटी रकम दे रहे हैं, यानी उनकी आर्थिक क्षति भी हो रही है, जबकि उनके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि गांव के लोगों को जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास में कमी आए, तो ये सुशासन के मार्ग में बाधा हो गई। क्यों? क्योंकि जन विश्वास में कमी, जन भागीदारी में कमी, ये सुशासन के मार्ग में बाधा है। और सरकार जो जन कल्याणकारी शासन की स्थापना की आकांक्षा रखती है, तो क्या ये फलीभूत हो पाएगा? तो जन विश्वास में कमी सुशासन के मार्ग में बाधा है। अब हम आगे चलते हैं और इसमें हितधारकों या पक्षकारों को देख लेते हैं। जैसा कि हमारा दूसरा स्टेप है कि हम ये समझेंगे कि इसमें कितने पक्षकार हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 पक्षकार हैं। कैसे? स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के रूप में स्वयं, मैं या आप, तो दूसरे डॉक्टर हो गए और तीसरे गांव के लोग हो गए। और इनसे संबंधित मुद्दे भी हम देख लेते हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के रूप में क्या संबंधित नैतिक मुद्दे हैं, तो उनके समक्ष एक नेतृत्व क्षमता का मुद्दा है, क्योंकि वे जिले के स्वास्थ्य अधिकारी हैं। फिर विभिन्न पक्षों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का एक मुद्दा है कि गांव के लोग किस प्रकार से प्रशासन में विश्वास बनाए रखें और डॉक्टर्स अपने पदीय कर्तव्य का बोध करा लें, यानी उत्तरदायित्व निर्वहन का जो मुद्दा है ये स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के रूप में परम मूल्य है। दूसरे हितधारक है डॉक्टर। डॉक्टर हमने बताया कि निजी प्रैक्टिस में संलिप्त हैं, यानी वो पदीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। सत्यनिष्ठा का अभाव है, परानुभूति का अभाव है। परानुभूति का अभाव यह है कि गांव के लोग साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर जा रहे हैं, उनकी आर्थिक क्षति हो रही है, तो इसका डॉक्टर्स पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब गांव के लोग जो तीसरे हितधारक हैं उनकी क्या समस्याएं हैं या उनसे संबंधित नैतिक मुद्दे क्या हैं कि उनको आर्थिक क्षति हो रही है, असुविधा हो रही है और
अतिरिक्त कठिनाई हो सकता है कि यार गांव में सुचारू इलाज की व्यवस्था होती तो वो शहर ना जाते। तो इस प्रकार से दूसरे स्टेप में हमने पक्षकारों से संबंधित बातें की। अब जैसा कि हमने समझा था कि तीसरा स्टेप हमारा है वो प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के रूप में आपके समक्ष कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। तो आप यहाँ पर उत्तर देंगे कि मेरी समझ में निम्न विकल्प मौजूद है। पहला विकल्प क्या होगा, क्योंकि आपने जिले में एक सर्वेक्षण कराया तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का आप व्यक्तिगत सत्यापन करेंगे। दूसरा विकल्प हो सकता है कि यदि उस सर्वेक्षण में आरोप लगे हैं तो आप उन आरोपों के संदर्भ में कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं। अगला विकल्प होगा कि जिले के डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई जा सकती है, गाइडलाइन जारी की जा सकती है और उन्हें चेतावनी दी जा सकती है कि इस प्रकार की लापरवाही माफ नहीं की जाएगी। अगली बात यह है कि एक सिविल सेवा का कर्तव्य है कि उसे उचित अनुचित का बोध कराना होता है, तो आप डॉक्टरों के पति कर्तव्य का बोध करा सकते हैं। और अंतिम विकल्प के रूप में आप अनुशासनात्मक कार्यवाही या दंडात्मक कार्यवाही का चयन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी पहले से ही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की एक सबसे प्रमुख समस्या है कि जो मरीज और डॉक्टर का अनुपात है उसमें बहुत ज़्यादा विसंगति है। तो आपका पहला कदम बिल्कुल ये नहीं होगा कि किसी भी आरोप या समस्या को देखते हुए आप डॉक्टर्स को टर्मिनेट कर दें, तो उन्हें एक मौका जरूर देंगे। मानवीय, हमने समझा भी है कि मानवीय भूल है तो क्षमा योग्य है, और अगर भूलों का दोहराव हो रहा है तभी आप उस पर कुछ एक्शन लेंगे। तो हमारा अंतिम विकल्प होगा दंडात्मक कार्रवाई। और अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करिए और बताइए कि आपने किस विकल्प को चुना और क्यों चुना। तो हमने जैसे विकल्प बताए हैं तो हमने यहाँ पर उत्तर देने की कोशिश की है कि मैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के रूप में हमारी भूमिका है, तो मैं उनको सर्वप्रथम विकल्प के रूप में निलंबित नहीं करूंगा, जैसे कि हमने बात की है, क्योंकि ऐसा करने पर गांव के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या और गंभीर हो सकती है। क्योंकि देश के अंदर डॉक्टरों की संख्या पहले से ही कम है। मैं डॉक्टरों को समझाऊंगा, अनुनय की यहाँ पर भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें पदी कर्तव्यों का बोध कराऊंगा, जिससे डॉक्टरों की अपनी ड्यूटी के प्रति मनोवृत्ति को सकारात्मक मनोवृत्ति में बदला जा सके। ठीक है। और जैसा कि हमने बताया है कि अब हम निष्कर्ष जरूर देंगे, तो निष्कर्ष में हमने बताया कि समाज सुधारक महापुरुषों के कथनों को आप रख सकते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि नैतिकता विहीन कर्म एक सामाजिक पाप है। तो क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक नैतिकता विहीन कर्म में संलिप्त है, तो हम उन्हें कर्तव्य बोध कैसे करा सकते हैं? महापुरुषों की बातें बताकर। हो सकता है वे इन बातों से अनजान हो। फिर हमने बात कही अगली कि मेरे इस कदम से डॉक्टरों को अपनी गलती का आत्मबोध होगा, जिससे वे अपने जीवन में अपने पद और स्थिति पर रहते हुए सार्वजनिक हित के ऊपर व्यक्तिगत हित को वरीयता नहीं देंगे। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकरण का एक समाधान निकालने की कोशिश की है। अब हम विगत वर्षों में जो भी केस स्टडीज पूछी गई हैं क्रमशः उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। पहले हम 2014 के केस स्टडीज को हल करेंगे और ऐसे ही हमारा क्रम 2019 तक का होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्ष 2014 में जो भी केस स्टडीज पूछी गई हैं उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर जो पहला केस है या प्रकरण है वो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 से संबंधित है। तो इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। भारतीय नागरिकों की समस्या और शिकायतों को हल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बहुत लंबे चर्चा विचारणा के बाद भारतीय संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में पास किया। ठीक है, और आगे चलते हैं। यह एक्ट भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनेताओं और प्रशासन में विद्यमान अधिकारियों के भ्रष्टाचार के आरोपों के विषय में जांच करना है। इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग, भ्रष्टाचार विरोधी संस्था के साथ मिलकर लोकायुक्त राजनेताओं का और प्रशासकीय अधिकारियों का भ्रष्टाचार प्रकाश में लाने के लिए
जनता का मदद रूप बनता है। इस एक्ट के कारण कुछ राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को सजा मिल चुकी है, कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रकरण था। अब इसमें हम समझते हैं कि कौन कौन से नैतिक मुद्दे या समस्याएं इस प्रकरण से संबंधित है। जैसे लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013, जब हमने इकाई 4 भ्रष्टाचार को पढ़ा था तो वहां पर हमने समझा था कि भ्रष्टाचार को अल्पतम करने में, समाप्त करने की दिशा में संसद ने एक महत्वपूर्ण बिल लाया है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों की समस्या और शिकायतों को हल करना, यानी जन शिकायतों के तीव्र निराकरण और प्रभावी निराकरण की जो समस्या है उसके समाधान हेतु ये प्रयास है। और आगे चलते हैं, क्या कहा गया यहाँ कि भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की समस्या को इंगित किया गया है और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राजनेताओं और प्रशासन में विद्यमान अधिकारियों के भ्रष्टाचार के आरोपों के विषय में जांच करना, यानी राजनीति प्रशासन के गठजोड़ की समस्या को भी यहाँ पर इंगित किया गया है, जो हमने एन बोहरा रिपोर्ट 1995 के संदर्भ में समझा है। फिर अगली समस्या क्या बताई जा रही है कि ये जनता के लिए मददगार होगा, यानी सुशासन की स्थापना को भी यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि सुशासन का मतलब ही है व्यापक जन भागीदारी, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण समस्या इंगित की गई है जो प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर बल देती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं और कुछ तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में सजा भी पा चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकरण में जो भी नैतिक समस्याएं या दुविधाएं सम्मिलित हैं उनको देखा। अब हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए हैं कि क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इन दोनों संस्थाओं की स्थापना के लिए सिफारिश की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि क्या भारतीय शासन प्रणाली में पारदर्शिता का न होना भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है कि क्या राजकीय और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने में लोकायुक्त सफल हो सकता है। तो इसे तीसरे स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें भूमिका को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक हल करने की कोशिश की है। हमने बताया है कि भूमिका क्या हो सकती है इसकी। जैसे हमने बताया कि हमारा एक पैटर्न है, उसी पैटर्न को हम लगभग सभी केस स्टडीज में फॉलो करेंगे। भूमिका में हम लिखेंगे, उपरोक्त प्रकरण का अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि ये प्रकरण जो है भ्रष्टाचार की समस्या, राजनीति प्रशासन के गठजोड़, जन शिकायतों के तीव्र व प्रभावी निराकरण की समस्या, प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता, सुशासन की स्थापना की समस्या से संबंधित है, जैसा कि हमने समझा है इसको। तो ये हमारी भूमिका हो गई। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हम विभिन्न पक्षकारों को लिखें। तो यहाँ पर आपको संदर्भित नहीं किया जा रहा है, एक सामान्य समस्या के रूप में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप पक्षकार नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते थे। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इन दो संस्थाओं की स्थापना के लिए सिफारिश की। अब अगर हम इस प्रश्न का सारांश समझें तो इस प्रश्न में मुख्यतः यही पूछा जा रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो 2013 संसद लेकर आई उसके क्या उद्देश्य है। मुख्य रूप से यही बातें इसमें पूछी जा रही हैं। तो जब हमने इकाई 4 पढ़ा था तो वहां पर हमने इसके उद्देश्य देखे थे। एक बार और हम इसे समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर एक मॉडल उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ और कि किस प्रकार से हम इस केस या प्रकरण का समाधान दे सकते थे। तो इनके उद्देश्यों में पहला है कि राजनेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, क्योंकि आप अगर प्रकरण का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये बात इंगित की गई है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम वही बातें यहाँ पर रख रहे हैं कि राजनेताओं और प्रशासन में विद्यमान अधिकारियों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना। अगला उद्देश्य क्या होगा, पारदर्शी व उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, प्रशासन में जन भागीदारी व जन सहयोग बढ़ाना, प्रशासनिक सुधार कर
प्रशासन को जन केंद्रित बनाना, सुशासन की स्थापना करना। तो ये जब हमने लोकपाल एवं लोकायुक्त पढ़ा था तो इसकी एक विस्तृत समझ बनाई थी। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हमने इसको बता दिया कि क्या शक्तियाँ मिली हुई हैं लोकपाल को। तो लोकपाल की जांच के दायरे में प्रधानमंत्री सहित सभी संघीय मंत्री, सांसद, विधायक, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के लोक सेवक इत्यादि सम्मिलित हैं। अतः शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम कर जन विश्वास बढ़ाने, जन कल्याणकारी शासन बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार से हमने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में जो शक्तियां दी गई हैं लोकपाल और लोकायुक्त को, उससे संबंधित बातें हमने यहाँ पर की है और इस प्रश्न को उत्तर लिखने का एक प्रयास किया है। अगला प्रश्न है कि क्या भारतीय शासन प्रणाली में पारदर्शिता का न होना भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यह प्रश्न एक तरफा पूछा गया है और संक्षेप में अगर हम इसे समझें तो ये कह रहा है कि भारतीय शासन प्रणाली में पारदर्शिता नहीं है। तो ऐसी बात तो है नहीं, हमारे यहाँ पारदर्शिता के मूल्य हैं, हाँ उनके अनुपालन में समस्याएं हैं। तो हम कभी भी एक तरफा जवाब नहीं देंगे। तो इसी दृष्टिकोण से इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर के क्रम में हमने यही लिखा है कि भारतीय शासन प्रणाली में पारदर्शिता व भ्रष्टाचार। तो पारदर्शिता के मूल्य को हमने समझा था कि पारदर्शिता का मतलब क्या है कि प्रशासन में खुलेपन का होना, प्रशासन में जन भागीदारी, जन सहयोग का होना। ठीक है, जब हमने पारदर्शिता को पढ़ा था तो वहाँ पर हमने नोलन कमेटी द्वारा सुझाई गई परिभाषा को भी देखा था। तो यहाँ पर एक सामान्य अर्थ ही हम समझ लेते हैं कि लोक सेवकों के द्वारा या लोक सेवा में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उनमें जन भागीदारी और आम सहमति का होना ही पारदर्शिता है। यानी निर्णयों व कार्रवाइयों के पीछे के कारणों का आप उल्लेख कर दीजिए, तो यही तो पारदर्शी है। कोई भी सूचना मांगी जा रही है, आप उसको उपलब्ध करा दीजिए। ठीक है, और हमने यहाँ पर उदाहरण भी देखा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम है, सृजन चार्टर है, लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो ये क्या है, पारदर्शिता के ही मूल्य हैं प्रशासन में। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली में पारदर्शिता के तत्व अवश्य हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया था, अब हम यहाँ पर एक कोटेशन रख रहे हैं कि आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि तालाब के जल में मछली जल ग्रहण किए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार सरकारी अधिकारी संसाधनों के स्वहित में प्रयोग किए बिना नहीं रह सकता। तो हम यहाँ पर वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पारदर्शिता का मूल्य तो विद्यमान है, लेकिन उसके अनुपालन में समस्या है, इसीलिए भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार का कारण क्या हो गया कि पारदर्शिता के अनुपालन के क्रम में जो भी विसंगतियां हैं, उसी कारण भ्रष्टाचार है। तो हमने यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण बता दिए कि क्यों भाई पारदर्शिता के अनुपालन में विसंगतियां हैं। तो प्रशासन राजनीति की सांठगांठ है, ये प्रश्न में भी या प्रकरण में भी इस बात को इंगित किया गया है। प्रशासन में सुधारों का अभाव है, अफसरशाही, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही की समस्या है। निरोधक व दंडात्मक कानून कमजोर हैं। जैसा कि हमने जब आरटीआई या सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ा था तो एक चीज की समझ बनाई थी कि किस प्रकार से लोक सूचना अधिकारी समय में लोक सूचना मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतता है। क्यों? क्योंकि उस पर केवल आर्थिक दंड है और वो बहुत कम है। अगर उसे नौकरी जाने का खतरा हो तो इसको वो प्राथमिकता देगा। तो कहीं ना कहीं से ये जो कानून है वो कमजोर है, लूप होल का उपयोग किया जा रहा है और उससे बचा जा रहा है। तो हमने यहाँ पर एक निदान भी दिया है कि अतः सरकार को चाहिए कि वह प्रशासनिक सुधार करे और आज के समय के अनुसार उन्हें प्रासंगिक बनाए। जैसा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है, क्या कहा है कि लोक सेवा आचरण संहिता 1964 को व्यवहारिक बनाया जाए, लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, भ्रष्ट लोक सेवकों के प्रति कठोर रवैया अपनाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सुझावों के द्वारा अपनी बात खत्म कर सकते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्या राजकीय और प्रशासकीय स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने में लोकायुक्त सफल हो सकता है। तो इस प्रश्न में अगर हम सारांश रूप में समझे तो पूछा क्या जा रहा है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में भ्रष्टाचार को रोकने में लोकायुक्त को कौन सी शक्तियां प्राप्त है। क्या लोकायुक्त को इतना सक्षम बनाया गया है कि वो भ्रष्टाचार को अल्पतम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसी संदर्भ में हमें इसका उत्तर लिखना था और हमने वही कोशिश की है कि बताया है, जैसा कि हमने पहले भी बातें की हैं कि लोकायुक्त की जांच के दायरे में मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक, राज्य के सभी कर्मचारी इत्यादि शामिल होते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि लोकपाल केंद्रीय स्तर पर और लोकायुक्त राज्य के स्तर पर एक व्यवस्था की गई है। अगली बात है कि ईमानदार लोक सेवकों को सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अगली बात है कि भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के अधिकार लोकायुक्त को हैं, जबकि मामला भले लंबित हो फिर भी ऐसा वो कर सकता है। अधिनियम के मामले की जांच व ट्रायल के लिए स्पष्ट समय सीमा की गई है, मतलब एक तय समय सीमा पर ही ये जांच और ट्रायल हो सकते हैं। फिर ट्रायल के लिए विशेष अदालतों के गठन के भी प्रावधान किए गए हैं। अब हम इसके समीक्षा के भी बिंदु देखेंगे, क्योंकि एक लोक सेवक होने के नाते हमें उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को विश्लेषित करना होता है। ठीक है, तो केस स्टडी के माध्यम से हमारा यही दायित्व है कि हम समीक्षा के बिंदुओं के द्वारा सुधार के भी उपाय बता सकें। तो जैसा कि हमने पहले भी समझा था कि लोकायुक्त का संबंध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने तक सीमित है, ना कि जन शिकायतों के निवारण से। जब हमने ओम्बुड्समैन की अवधारणा समझी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा है वो ओम्बुड्समैन से ही ली गई है और ओम्बुड्समैन को व्यापक अधिकार प्राप्त है, उसे जन शिकायतों के निवारण की भूमिका दी गई है। लेकिन हमारे यहाँ लोकपाल या लोकायुक्त को ऐसा नहीं है। तो जब उसके पास ये उत्तरदायित्व तो नहीं है तो जनता के प्रति भी वो उत्तरदायी नहीं होगा। तो प्रयास क्या किए जाने चाहिए? उसे जन शिकायतों का निवारण करने वाला बनाना चाहिए, जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए। दूसरी बात हमने बताई है कि अपने गठन 2014 के बाद से ही निष्क्रिय है। हमने देखा कि 2019 में लोकपाल का गठन किया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निष्कर्ष भी यही दिया है कि निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि अधिनियम में भ्रष्टाचार रोकने में लोकायुक्त को शक्ति संपन्न तो बनाया गया, लेकिन उसे और सशक्त करने की आवश्यकता है। जैसे उसे संवैधानिक मान्यता दे दी जाए, उसे जन शिकायत निवारण करने का और भूमिका उसे दे दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष के माध्यम से अपनी बात समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार से वर्ष 2014 में जो पहला प्रकरण पूछा गया उसे हमने हल करने का प्रयास किया। अब हम दूसरे प्रकरण की ओर चलते हैं। दूसरा प्रकरण 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित है। जब भी घोटाला शब्द आ गया तो हमने समझ लिया कि ये भ्रष्टाचार की समस्या को इंगित करता है। अब हम प्रकरण को पढ़ते जाएंगे और जो भी समस्याएं हैं उनको भी देखते जाएंगे। ठीक है, और एक स्मार्ट तरीका अपनाएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम कंडीशंस में इसको अप्रोच करेंगे और हल निकालेंगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला दूर संचारों का घोटाला है। इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। यह राजकीय घोटाला है जिसमें अनेक राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी समाविष्ट है। यानी यहाँ पर राजनीति प्रशासन की सांठगांठ की बात कही जा रही है। यह घोटाला 2008 में शुरू हुआ जब 9 दूर संचार कंपनियों को स्केर्स स्पेक्ट्रम और लाइसेंस दिया गया। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इस घोटाले में निम्न प्रदर्शित विषय सामने आए हैं। पहला क्या है कि 2008 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बहुत ही सस्ते में 2G लाइसेंस दिए गए। बहुत ही सस्ते का मतलब क्या है कि लोक निधि का दुरुपयोग किया गया, शक्तियों का दुरुपयोग किया गया और सरकार को आर्थिक क्षति हो गई। और व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित का मुद्दा आ गया कि व्यक्तिगत हितों को ज़्यादा वरीयता दी गई। हो सकता है कि इसमें घूस ली गई हो और उन्हें सस्ते में लाइसेंस दे दिए गए हों। ठीक है, तो ये समस्याएं इसमें सामने आई। और आगे चलते हैं। दूसरा क्या है कि इस घोटाले में सरकार को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तो वही आर्थिक क्षति की समस्या को इंगित किया जा रहा है। CBI चार्जशीट के अनुसार सरकार को इतने मिलियन का नुकसान हुआ, यही आर्थिक क्षति की बात की जा रही है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि लाइसेंस मंजूर करते समय नियम और पद्धति को नज़रअंदाज किया गया। यानी विधि के शासन का उल्लंघन है, आपने कानून के शासन का पालन नहीं किया। दूसरा, हमने बताया था कि वस्तुनिष्ठता के मूल्य का अभाव हुआ, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहितता के मूल्यों का अभाव दिखाई देता है। जब इस तरह के मूल्यों का अभाव होगा तो प्रशासन में जनविश्वास की कमी आएगी और सुशासन के मार्ग में बाधा आएगी। ठीक है, अगली बात क्या कही जा रही है कि जिन कंपनियों को दूर संचार का पूर्व अनुभव ही नहीं था उन्हें भी लाइसेंस दे दिया गया। यानी यहाँ पर संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है और आपने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है। ठीक है, तो ये मूल्य निहित है। अगली बात क्या है कि लाइसेंस देने में पक्षपात किया गया है। ठीक है, तो पक्षपात करना, भेदभाव रहितता
है ना, निष्पक्षता का जो मूल्य है उसमें अभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकरण को पढ़ा और उसमें कौन कौन सी नैतिक समस्याएं या नैतिक मुद्दे सम्मिलित हैं उनको भी देखा। अब हम आगे चलते हैं और इसके क्या हल हो सकते थे उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसमें भूमिका लिखेंगे, तो भूमिका में हम यही लिखेंगे कि जो उपरोक्त प्रकरण है वो भ्रष्टाचार की समस्या, ठीक है, राजनीति प्रशासन की सांठगांठ की समस्या, और क्या हो गया, लोक निधि के दुरुपयोग, आर्थिक क्षति, व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित के मध्य संघर्ष, ठीक है, और विधि के शासन का उल्लंघन, वस्तुनिष्ठता, जनविश्वास में कमी, सत्यनिष्ठा, इनके समस्याओं से संबंधित है, संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित है, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ है, इससे संबंधित है। तो इस प्रकार से हम अपनी भूमिका दे देंगे। हमने बात की है क्योंकि आपको यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है, एक मुद्दे की बात की जा रही है जहाँ पर आपको सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसलिए आप पक्षकार नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अब हम सीधे प्रश्नों को हल करने के क्रम में देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत में इस तरह के घोटालों का मूलभूत कारण क्या है, ठीक है। तो कोई भी घोटाला होगा, भ्रष्टाचार होगा, उसके प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारण होंगे, ठीक है। तो जब हमने भ्रष्टाचार की इकाई पढ़ा था तो वहाँ हमने इसको विस्तृत रूप में देखा था, तो वहीं से आप थोड़े थोड़े पॉइंट लिखकर यहाँ प्रस्तुत कर देंगे। और आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्यों सरकार इस तरह के घोटालों को नियंत्रित करने में असमर्थ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताया है, तो कारण ही पूछा जा रहा है इसमें, तो हम बताएंगे राजनीति प्रशासन की सांठगांठ है, दूसरा प्रशासन में सुधारों का अभाव है, ठीक है, निरोधक कानून, दंडात्मक कानून कमजोर हैं, कानून और नियम में लूप होल है, ठीक है, लोगों में जन जागरूकता की भी कमी है, फिर मीडिया, नागरिक समाज, इनकी सक्रिय भूमिका में कमी आई है। और हम इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को प्रशासनिक सुधार करने चाहिए। तो ये बातें हमने पहले भी कर रखी हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा इसे नहीं दिया है। और आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं कि इस तरह के प्रकरणों में विसिल ब्लोवर की क्या भूमिका हो सकती है। हमने जब इकाई 4 भ्रष्टाचार को पढ़ा था तो वहाँ पर विसिल ब्लोवर को समझा था कि ये विसिल ब्लोवर कौन है, इनकी क्या भूमिका है भ्रष्टाचार को अल्पतम करने में। तो वहीं से हम परिभाषा लिख देंगे कि ये संगठन के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संगठन का हिस्सा होते हुए भी भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, और इनकी भूमिका है कि क्योंकि वे संगठन के ही व्यक्ति होते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि संगठन की बारीकियों से परिचित होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी प्रशासनिक या अन्य विसंगतियाँ विद्यमान होती हैं तो उनको उजागर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो एजेंसियां कार्य कर रही हैं उनको ये साक्ष्य उपलब्ध करा सकते हैं, आम जनता के जरिए भी अपनी बात रख सकते हैं मीडिया में। फिर न्यायिक प्रक्रियाओं में गवाह के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी भूमिका, और हमने उदाहरण दिया है कि व्यापक घोटाले का जो पर्दाफाश हुआ वो विसिल ब्लोवर की सहायता से ही हुआ। ये हमने इकाई 4 में विस्तृत रूप से समझा था, और हम समीक्षा में दे देंगे कि विसिल ब्लोवर की सुरक्षा आज भी चिंता का विषय, ये हमने इकाई 4 में पढ़ा था, इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में इसे रखा है। और आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि इस तरह के नुकसान को कौन भरेगा, ठीक है। तो घोटालों से हुए नुकसान की भरपाई करने में आज भी हमारे देश में स्पष्ट प्रणाली का अभाव है। कोई भी घोटाला हो गया तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी, तो इस पर कानून अभी तक नहीं बना है या स्पष्टता का अभाव है, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने कही है कि अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही में लगाया गया जुर्माना ये न्यायिक शुल्क माना जाता है, ठीक है। आय से अधिक संपत्ति में जो संपत्ति जब्त की जाती है वो सरकारी कोष में जमा हो जाती है, ठीक है। तो हमने यही समझा कि कहीं ना कहीं से जो भी घोटाले हमारे देश में होते हैं तो उनके नुकसान की भरपाई करने में आज भी कठिनाई है, ठीक है। तो हम इसमें समीक्षा में भी यही बिंदु देंगे कि स्पष्ट कानून का अभाव है, इसलिए आप कानून बनाएं, ठीक है। तो कानून बनाएं, ये सुझाव में आएगा, समीक्षा में आएगा कि स्पष्ट कानून का अभाव है, इसीलिए तो भ्रष्टाचार ज़्यादा है, प्रशासन में लूप होल का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, और जन विश्वास में कमी भी होती रहेगी। और सुझाव में यही कह देंगे कि भाई आप एक स्पष्ट कानून बनाएं कि उस नुकसान की भरपाई किस प्रकार हो,
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। और आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह के घोटालों के नियंत्रण में जनता और प्रसार माध्यम का आप अंग्रेजी रूप देखें मीडिया, तो मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है। तो जब हमने इकाई 4 पढ़ा तो वहाँ पर हमने समझा है कि मीडिया की क्या भूमिका है भ्रष्टाचार को अल्पतम करने में। जनता का मतलब समाज, परिवार, ठीक है, तो आप इनकी भी भूमिका लिख सकते हैं। तो जनता की भूमिका में वही है, समाज, परिवार। भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने में सरकार पर दबाव डाल सकती है जन जागरूकता के द्वारा, ठीक है। यहाँ जो भी बातें हैं हमने इसलिए शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि हमने इकाई 4 में से विस्तृत रूप से समझा है। मीडिया की भूमिका को भी हमने समझा था कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों को जागरूक कर सरकारी योजनाओं के सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों को जनता तक व सरकार तक पहुंचाकर, ठीक है, सरकार, जनता, नागरिक समाज को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में एक साथ लाकर। और वहाँ पर हमने एक कोट भी देखा था कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, है ना, कलम के सिपाही अगर सो गए तो, है ना, वतन के सिपाही वतन बेच देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने समझी थी। तो इकाई 4 की सहायता लेनी है और इसे और हल करने का प्रयास करना है। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। जब हम आगे मिलेंगे तो वर्ष 2015 में जो भी केस स्टडीज़ पूछी गई हैं और आगे के वर्षों में जो भी केस स्टडीज़ पूछी गई हैं उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।